हेलो, नमस्ते छात्रों। आज ऑनलाइन अध्यापन उपक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं का जो दूसरा घटक है गद्य पाठ 2 लघु कथाएं, इस घटक के बारे में हम आज विचार विमर्श करेंगे। तो देखते हैं छात्रों, 2 लघु कथाएं इस पाठ में। लघु कथाएं, लघु यानी छोटी कथाएं का मतलब होता है कहानी, छोटी कहानी। कितनी कहानियाँ छोटी? यहाँ 2 कहानियाँ, 2 छोटी कहानियाँ लेखक ने यहाँ बताई है। उसका उद्देश्य होता है कुछ न कुछ हेतु, कहानी के पश्चात उसका उद्देश्य रहता है और ये लघु कथाएं उद्देश्य आप तक पहुँचाने के लिए लिखी जाती हैं। तो ऐसी सुंदर ऐसी 2 लघु कथाएं यहाँ इसके लेखक है हरि जोशी जी ने यहाँ आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। तो पहले प्रथम हम हरि जोशी जी का परिचय यहाँ हम संक्षेप में ले लेते हैं। तो 2 लघु कथाएं इस पाठ के लेखक है हरि जोशी। उनका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। तो एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयंका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, रिहर्सल जारी है, व्यंग के रंग, भेड़ की नियति, आशा है, सानंद है आदि उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हो चुकी हैं। तो हम इस 2 लघु कथाओं में से पहली जो लघु कथा है इसका शीर्षक है नींव। तो यह नींव लघु कथा आज हम पहले देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। देखिए छात्रों, नींव का मतलब होता है पाया, यानी जो भी इमारत हम खड़े करना चाहते हैं उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। जो दूसरे चित्र में हमें दिखाई देता है बहुमंजिली इमारत, पहले चित्र में नीचे आपको पहला चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक बहुमंजिली इमारत और उसके नज़दीक का जो चित्र है वो उसकी नींव का है। मराठी में उसे हम पाया कहते हैं, है ना। तो नींव का अर्थ होता है पाया। नींव पक्की होगी तो इमारत बड़ी होगी, मजबूत होगी। तो ये नींव दिख रहे हैं और एक बहुमंजिली इमारत की दीवार बनाने का काम चल रहा था। नींव से वो दीवार उठ रही थी और ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वो 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। देखिए छात्रों, बहुमंजिली इमारत का काम चल रहा था, उसकी नींव बनी थी और नींव से दीवार ऊपर उठ रही थी। दीवार का बांधकाम शुरू था। ठेकेदार यानी वो ठेका लेता है और ठेकेदार क्या करता है, दूसरे जो होता है मिस्त्री लोग होते हैं, मिस्त्री लोगों से काम पूरा करवा लेता है। और वो जो ठेकेदार था इस काम का वो नया था और नया होने के कारण वो थोड़ा सा भयभीत रह गया था और अच्छी तरह से काम कर रहा था। तो 1 तगारी सीमेंट, तगारी का मतलब है घमेला, जिसे हम घमेला कहते हैं, उसे 1 तगारी यानी 1 घमेला सीमेंट और 5 तगारी रेत मालूम है, बालू, और उससे वो मसाला तैयार कर रहा था और ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। ईंटों के बीच में जाने वाला सीमेंट और रेत का जो मिलावट पानी में मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मसाला कहते हैं। तो 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से वो ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। और अगले ही दिन अधिकारी महोदय आए। वरिष्ठ अधिकारी जो काम ठेके पर चल रहा था होता है, उसके अधिकारी उसका नुमाइना करने आते हैं, निरीक्षण करने हेतु आते हैं और उन्होंने आते ही उस काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। ये कोई अच्छा काम नहीं चल रहा है, ऐसा वे बोले।
महोदय बोले ऐसा काम करना हो तो कोई और चाहिए, यहाँ ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। ऐसा बोलकर वे चले गए। अगले दिन शासंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींद की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। यहाँ नींव चाहिए, नींद हो गया है गलती से। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अगले दिन वो पर फिर वो अधिकारी साहब थे, दूसरे दिन आने वाले थे। तो ठेकेदार ने क्या किया, अपने काम में सुधार दिखाने के लिए उसने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत, पहले वो क्या करते थे, 1 तगारी सीमेंट और रेत के 5 तगारी लेते थे, लेकिन उन्हें रेत का प्रमाण कम कर दिया, सीमेंट का प्रमाण वही रखा और ईंटों की जुड़ाई करने का काम वो शुरू करता है। संबंधित अधिकारी फिर वापस आते हैं और उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। एक बार देखा नींव की दीवार किस प्रकार बना रही है और गर्म हो गए, गुस्सा हो गए और उसमें उन्होंने ठेकेदार को अंतिम चेतावनी देते हुए वे बोले, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो मैंने कल बताया था ये काम अच्छी तरह से नहीं चल रहा है और आज फिर वही काम, तो इसी प्रकार आप काम कर रहे हो। कल तक जो पर्याप्त सुधार आप में नहीं हुआ तो क्या कर दिया जाएगा, आपका काम बंद करवा दिया जाएगा। अंतिम चेतावनी अधिकारी ने उस ठेकेदार से दी। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। क्या जो नया ठेकेदार था उसके पास, मैं तो इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ये दीवार बना रहा हूँ, मैंने काम में पर्याप्त सुधार भी किया है, फिर भी उस अधिकारी को मेरी बात पसंद नहीं आती। तो मैं जो अनुभवी ठेकेदार है, जैसे ये दीवार बनाने का जो अनुभव है, मैं उससे वो सलाह मांगने गया कि ऐसा क्या कर रहा हूँ, कौन सी गलती मुझसे हो रही है। ऐसे सलाह मांगने के लिए वो नए ठेकेदार के पास जाता है और अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं। अनुभवी ठेकेदार को मालूम था कि वरिष्ठ अधिकारी लोग क्यों गुस्सा होते हैं। वे बताते हैं तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो निरीक्षण करने अधिकारी आते हैं उन्हें रिश्वत चाहते हैं, उस पैसे उन्हें खाने के लिए पैसे चाहिए, रिश्वत, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे काम में वो कमियां निकाल रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वो तो ईमानदार था, रिश्वत देना वो नहीं चाहता था। रिश्वत यानी घूस, किसी प्रकार के घूस देना उसे पसंद नहीं था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था, घूस लेना देना उसको वो अपराध समझता था, और घूस लेना देना अपराध है ही। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो मेरे को कहता है, इस भ्रष्ट अधिकारी को, इस रिश्वतखोर अधिकारी को मैं अच्छी तरह से पाठ पढ़ाऊंगा, उसे अच्छी तरह पाठ पढ़ाना, सबक सिखाने का वो क्या करता है, तय करता है। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अगले दिन क्या हो गया, वो अधिकारी फिर निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने क्या किया कि पहले से ही 1 रुपयों से भरा हुआ लिफाफा उसके पास रखा था, वो रुपयों से भरा लिफाफा उस अधिकारी को दे दिया। अधिकारी प्रसन्न हो गए और तो रिश्वत चाहिए थी, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। और वह जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक उससे भी एक वरिष्ठ अधिकारी, उच्च अधिकारी वहां आ गए। और इस तरह वो रिश्वतखोर अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। यानी पैसे लेते वक्त रंगे हाथों पकड़ा जाना, जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, सीधे चोरी करते वक्त वो क्या हो गए, पकड़े गए। रिश्वत लेते वक्त वो पकड़े गए।
वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। क्या हो गया था? आधी रात ही ईमानदार जो ठेकेदार था वो उच्च अधिकारी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं तो अच्छी तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन निरीक्षण करने आए जो अधिकारी हैं वो मुझसे घूस लेना चाहते हैं, रिश्वत लेना चाहते हैं। उससे शिकायत उसने पहले ही कर दी थी। और वो जो उच्च अधिकारी थे वो भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण क्या हो जाता है, पूरा प्रशासन बदनाम होता है। प्रशासन में जो होते हैं सब लोग बुरे नहीं होते, एक आध आदमी बुरा होता है, और एक आध आदमी बुरा होने के कारण उसके कारण सारे प्रशासन को भ्रष्ट ठहराया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा उच्च अधिकारी वो ईमानदार थे और इस तरह उन्होंने क्या किया, उस अधिकारी को पकड़ा था, रंगे हाथ पकड़ा था। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। तो कहते ऐसे अधिकारियों को दंड देना ही चाहिए। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। जो काम जिस तरह आप काम करोगे उसका नतीजा उसी प्रकार का होगा। बुरे काम करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका फल बुरा ही होगा। बुरे काम का बुरा फल, नतीजा का मतलब होता है फल। और अच्छे काम का फल कैसा होता है, हमेशा अच्छा होता है, मीठा होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया और ईमानदार जो नया ठेकेदार था उसका और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। इस तरह यह भ्रष्ट अधिकारी पकड़कर उन्होंने दे दिया था और एक सार्वजनिक समारोह में, बड़े समारोह में उन दोनों लोगों का, वो जो नया ठेकेदार था और पकड़ने उच्च अधिकारी थे, उन दोनों का क्या हो गया, सम्मान हो जाता है। तो छात्रों हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम करना है वो अच्छा ही काम करना है, बुरे काम हमें नहीं करने चाहिए। अगर हम बुरे काम करते हैं तो उसका फल हमेशा बुरा ही होता है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर समय क्या करना चाहिए, हमें अच्छा ही काम करना चाहिए। अब छात्रों, हरि जोशी जी की ही दूसरी लोककथा है जीव का वर्चस्व। यह इस कहानी में नम्रता का महत्व लेखक ने हमें बताया है। आपको मालूम है दांत और जीभ यह दिखाई देती है, जीभ देती है और दांत होते हैं। तो उनकी कहानी द्वारा लेखक नम्रता का महत्व हमें समझाते हैं। देखिए कहानी देखते हैं हम। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। देखिए दांत पंक्तिबद्ध होते हैं, एक पंक्ति में हमारे जो दांत यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर वो पंक्ति और एकजुट रहते हैं और उन्हें लगता है कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। तो उनका साहस बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो दुस्साहसी बन गए। उन्हें गर्व महसूस होने लगा कि हम जैसा कोई नहीं है, एक से भले दो, दो से भले हम तो इतने हैं, एक साथ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा घमंड उन दांतों को एक दिन हो गया, दुस्साहसी वो बन गए। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोलते हैं, उन्हें ऐसा ही गर्व होता है और जीवा से बोलते हैं, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। हम तो 32 हैं, घनिष्ठ मित्र है, एक साथ रहते हैं और एक से एक मजबूत है। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। अरे जीवा, तू तो अकेली ही है, हम 32 है, एक से एक मजबूत है, एक साथ है। अगर हमने तय किया तुझे बाहर ही हम निकलने नहीं देंगे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। जो जीवा थी वो नम्र थी, अच्छी थी, उन्होंने ऐसा बुरा विचार, कलुषित विचार यानी बुरा विचार पहली बार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी दिखाई देते हो। वो कहती है, आप तो ऊपर से सफेद स्वच्छ दिखाई देते हो पर मन से बड़ी कपटी हो आप। ऐसा जीवा दांतों से बोलती है।
ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। तो दांत गुस्से में बोलते हैं, अरे हमें तो ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करती हैं क्या? तुम्हारी वाचालता छोड़, अपने औकात में रह, तुम तुम्हारी मर्यादा में रहो, ऐसी बकबक करना छोड़ दो। तुम्हें मालूम है ना, हम तुम्हें तो चबा सकते हैं, ये मत भूल तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही, हम हैं इसलिए तू नाच रही है। इधर उधर हम तो क्या करते हैं, हम तुम्हारी क्या करते हैं, हम रक्षा करते हैं। हमारी कृपा पर ही तुम क्या कर रही हो, राज कर रही हो। दांतों ने किटकिटाकर जीभ से कहते हैं। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत ही जल्दी टूटते भी हैं। जीभ ने नम्रता नहीं छोड़ी, लेकिन उसने उत्तर भी दिया। वो क्या कहती है, दूसरों को चबा जाने की ललक, दूसरों को चबा जाने की जो ललक रखते हैं, आशा रखते हैं, ललक रखने वाले बहुत जल्द टूटते भी हैं। वो जब जल्द टूट जाते हैं, ऐसी अक्कड़ता, ऐसा घमंड, ऐसा गर्व ठीक नहीं है। ऐसा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचने वाली क्या होते हैं, टूट जाते हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, और जो सामने वाले जो होते हैं ना ऐसे बोलने वाले, वो तो जल्दी ही गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, तुम तो अवसरवादी हो यानी काम के, जब तुम्हें फायदा होता है तो तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम क्या है, तुम क्या हो, अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहते हैं। जब तक आदमी जवान होता है तब तक तुम उन लोगों का क्या करते हो, साथ देते हो। आदमी बूढ़ा हो जाता है तब तुम उन आदमी का क्या साथ छोड़ जाते हो। तो आपको मालूम है, जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसके दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अंत समय तक जो जुहा आदमी के साथ ही रहती है, उसी प्रकार दांत तो आदमी के साथ नहीं रहते, है ना। क्या कहती है वो, तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर तुम चल देते हो, वृद्धावस्था में उसका साथ तुम नहीं देते। ऐसे अवसरवादी हो तुम। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। वे कहते हैं, दांत तो अपने हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, वे घमंडी थे, उन्हें गर्व हो गया था। तो बोले, हमारी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, बड़े बड़े हमसे हम भयभीत हो जाते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जिह्वा बोलती हैं, तुम्हारे नकुले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। अरे तुम तो बातें करते हो मुंह के भीतर ही, मुंह के भीतर आने की आ नहीं सकते। तुम्हारा जो कुछ काम चलता है वो सीमित दायरे में चलता है, मुंह के अंदर ही तुम काम कर सकते हो। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता। विनम्रता पूर्वक आपसे कहती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। आदमी जो अपना विचार व्यक्त करता है, जीवा की सहायता से व्यक्त करता है। जीवा जिस प्रकार आदमी बोल सकता है, और आदमी की बोलने का प्रभाव तो दुनिया पर पड़ता ही है, आपको मालूम है। और आदमी की बोलने में इतनी शक्ति होती है कि सामने वाले को झुकाने की क्षमता आदमी की वाचालता पर निर्भर होती है। तो यह विनम्रतापूर्वक कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुंह के अंदर ही अपना काम करते रहते हो। दांतों ने पुनश्च धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। दांत क्या कहते हैं, हम सब मिलकर तुम्हें घेर कर खड़े हो गए हैं। कब तक हमसे बचेगी, तुम कब तक हमसे बचते रहोगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, और अब जीभ भी शांत नहीं बैठी। वो क्या कहती है, उनका घमंड चूर करते हुए चेतावनी देती है, डॉक्टर को बुलाओ,
दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। जीभ क्या कहती है? दांत कहते हैं कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचती रहेगी, हम तुम्हें चबा सकते हैं। तो जीभ को अच्छा ऐसा लगा कि हम उसका घमंड एक बार तोड़ ही देते हैं और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अगर दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर, चिकित्सक यानी डॉक्टर, दांत का डॉक्टर आ जाएगा तो एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, लेकिन तुम सब बाहर दिखाई दोगे तो कैसा लगेगा? घमंडी दांत अपने उत्तर थे, अब उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। ये कविता रातों ने सुनी थी, वह पंक्ति उन्हें याद आ जाती है। किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। तो जबान का महत्व, जीवा का महत्व उन दांतों को इस तरह समझ में आता है, इस काव्य पंक्ति की तरह। किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। जबान में कोई हड्डी नहीं होती, क्योंकि किसी को सख्त बोलना पसंद नहीं आ सकता। यानी मीठी बोली सभी को अच्छी लगती है और हड्डी न होने के कारण जीभ भी क्या करती है, किसी के साथ सख्ती पेश नहीं करती। यानी हमें मीठी तरह जबान से किसी के साथ हम अगर बोलेंगे तो आदमी भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। इस तरह घमंडी दांतों ने अपनी हार कबूल कर दी। इस प्रकार आदमी को क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। विनम्रता से ही आदमी बड़ा बनता है। घमंडी बनने से, गर्व बनने से किसी का कुछ नहीं काम होता। जबकि हमारा काम कब हो जाएगा? जब हम विनम्र बनेंगे तो हमारा काम अच्छी तरह से निकल आता है। तो इस तरह हमने 2 लघु कथाएं हमने सुनी। एक पहली थी नींव और जिह्वा, दूसरी लघु कथा का नाम था जिह्वा का, जीभ का वर्चस्व। इस प्रकार हमने 2 लघु कथाएं देखी है। आप भी इसे ध्यान से सुनिए, देखिए और उसके प्रश्नोत्तर के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर अच्छी तरह से एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने फिर पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों।